दोस्तों नमस्कार। आज हम एक सुंदर सी कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है दो ठगों की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे आनंदपुर में दो युवक रहते थे। एक का नाम था रतन और दूसरे का माधव। दोनों बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन बचपन की मासूमियत धीरे धीरे चालाकी में बदल गई। पैसे कमाने की इच्छा उनमें इतनी प्रबल थी कि वे मेहनत नहीं बल्कि शॉर्टकट ढूंढने लगे। और शॉर्टकट एक दिन उन्हें ठगी की उस राह पर ले आया जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं था। रतन की आंखें बेहद तेज थीं। वो लोगों के हाव भाव देखकर उनके मन की बात समझ लेता। माधव बोलने में माहिर था, शब्दों को यूं मोड़ता कि सामने वाला व्यक्ति उसी की बात पर भरोसा करने लगता। इन दोनों ने तय कर लिया कि वे मिलकर ठगी की एक अदृश्य दुकान चलाएंगे, जहां माल नहीं बिकेगा बल्कि लोगों की भावनाएं बिकेंगी। पहला शिकार। कस्बे की सीमा पर राम खिलाड़ी नाम का किसान रहता था। मेहनती था, लेकिन फसल खराब हो जाने के कारण कर्ज में डूब गया था। उसकी मजबूरी को देखकर रतन ने एक योजना बनाई। माधव ने धोती पहन ली, माथे पर तिलक लगाया और खुद को पंडित हरिदास कहकर उसके घर पहुंचा। तुम्हारे खेत में दोष है, ग्रह भारी हैं, पूजा करवा लो, नहीं तो अगली बार फसल डूब जाएगी। बेचारा किसान घबरा गया। उसने 5,000 रुपये पूजा के नाम पर दे दिए। दोनों ठगों ने 5 रुपये की मिठाई खरीदी और बाकी रकम अपने पास रख ली। पूजा का नाटक किया और वहां से चुपचाप चलते बने। किसान खुश हो गया कि शायद इस बार किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत नहीं बदली। पूजा करने वालों की जेबें भर गई। ठगी का दूसरा चरण। उन्होंने बड़ा दांव खेलने की सोची। आनंदपुर के मेन बाजार में एक ज्वेलर था, गोकुल दास। उसकी दुकान पर बड़े बड़े ग्राहक आते थे। रतन ने सोचा, अगर उससे भरोसा जीत लिया जाए तो बड़ा माल हाथ लग सकता है। माधव ने इस बार खुद को बंबई की टैक्स जांच कमेटी का अधिकारी बताकर दुकान में प्रवेश किया। औपचारिक अंदाज में बोला, हमारे पास सूचना है कि आपकी दुकान में टैक्स चोरी होती है। यदि आप सहयोग करेंगे तो हम सब संभाल लेंगे। गोकुलदास डर गया। टैक्स का हिसाब बहुत उलझा हुआ था। उसने डर के मारे 50,000 रुपये नकद उसे थमा दिए ताकि मामला दब जाए। रतन और माधव ने नकली रसीद दी और वहां से निकल गए। यह काम इतना आसान लगा कि ठग अब घमंड में डूबने लगे। कस्बे में उनका नाम दो दिमाग वाले शैतान पड़ गया। हालांकि असल पहचान किसी को नहीं थी। ठगी की सीमाएं बढ़ती गईं। अब वे दूसरे कस्बों में जाने लगे। एक दिन वे चंपापुर पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु मंदिर के बाहर बैठा था। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। रतन ने कहा, अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ठगी और बढ़ जाएगी। उन्होंने साधु जैसे कपड़े पहने और मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा किराए पर लिया। माधव ने घोषणा कराई कि शनि दोष निवारण शिविर लगेगा, सिर्फ सच्चे श्रद्धालु ही आए। लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। हर व्यक्ति से 200-500 रुपये लेकर भविष्य बताया जाता। असली भविष्य नहीं, बस अनुमान, मनोविज्ञान और मधुर शब्दों में पैक की हुई बात। किसी को आशा दी, किसी को डर, बदले में पैसा और पैसा। 6 महीने में दोनों के पास करीब 8 लाख रुपए हो गए, लेकिन लालच को तो और चाहिए। उन्होंने ठान लिया कि अब शहर में खेल खेलेंगे, बड़ा खेल महानगर की ओर। वे लखनऊ आए। एक तंग गली में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। अब उनका नया नाम था मनोवैज्ञानिक गुरु और जीवन रक्षक सलाहकार। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया, जीवन में समस्या, व्यापार नहीं चल रहा, संतान आज्ञाकारी नहीं, रुपए नहीं टिकते, समाधान 7 दिनों में, अन्यथा पैसा वापस। लोग टूट पड़े। कोई व्यापारी, कोई महिला जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, कोई बेरोजगार युवक। ठगी की दुकान दिन रात चलने लगी। रतन अब नए नए देवी देवताओं का प्रसाद बनाने लगा। गुलाब की पत्ती पर तेल छिड़क कर कहता कि यह ग्रहों को शांत करने का जादुई तत्व है। माधव मधुर भाषा में कहता, यही नहीं लिया तो फिर मत कहना हमने बताया नहीं। समाप्ति की शुरुआत। लेकिन हर खेल के साथ जोखिम आता है। एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने शक के आधार पर जांच शुरू की। उसने नकली देवी देवताओं प्रसाद खरीदा और रतन से पूछा, इसमें कौन से तत्व हैं? रतन घबरा गया, बोला, यह साधना के नियम हैं, नहीं बताए जाते। अधिकारी बोला, कानून के सामने तो सब बताना पड़ेगा। कुछ दिनों की जांच में पता चला कि ये दोनों असली साधु नहीं थे। ठगी के कई सबूत मिले। पकड़ से डरकर उन्होंने पलायन की योजना बनाई। रात 11 बजे वे
सामान बांधकर भागने लगे, लेकिन बाहर पुलिस खड़ी थी। जेल की दीवारों के पीछे रामनाथ पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें अदालत में वकील मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ ही जाएगा। दोनों जेल में डाल दिए गए। पहली बार रतन और माधव ने उस रात बिना बात किए समय बिताया। एक दूसरे की आंखों में शर्म झलक रही थी। अदालत में कई लोग गवाही देने आए। किसान राम खिलाड़ी रो पड़ा, मेरा खेत नहीं बचा, पूजा ने नहीं मेहनत ने बचा लिया, पर तुमने मुझे तोड़ दिया। जज ने कठोर स्वर में कहा, भावनाओं की चोरी सबसे बड़ी चोरी है। दोनों को 7 साल की सजा हुई। आत्ममंथन। जब जेल में समय बहुत धीरे धीरे चलता था, ना ठगी की योजना, ना मधुर शब्दों का जाल, बस खाली दीवारें और अपने विचार। एक दिन माधव बोला, किसी की उम्मीद लेकर उस पर इमारत बनाना यह ठगी नहीं, पाप है। रतन धीमे स्वर में बोला, मेरे पिता किसान थे, अगर वे जीवित होते तो मुझे देखकर रोते। वे दोनों हर शनिवार जेल के पुस्तकालय में जाते और किताबें पढ़ते। नीति शास्त्र, जीवन दर्शन, कर्मयोग। चंद महीनों में कुछ बदलने लगा, अंधकार पिघलने लगा। सुधार की राह। जेल में एक प्रेरक शिक्षक आते थे, कैदियों को जीवन में सुधार की राह सिखाते। उन्होंने रतन से कहा, तुम्हें लोगों को धोखा देने की कला है, क्यों ना उसे सच बोलने की शक्ति में बदल दो। माधव बोले, तुम्हारी जुबान तलवार है, इसे जख्म देने के बजाय रक्षा के लिए प्रयोग करो। धीरे धीरे दोनों ठगों ने जेल में ही शिक्षा देना शुरू किया। जो भी कैदी बाहर जाकर नया जीवन शुरू करना चाहता, उसे वे सलाह देते, कागज पत्तर भरने में मदद करते, समझाते कि जिंदगी में गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है। अंतिम मोड़। 7 साल बाद वे जेल से बाहर आए। अब वे ठग नहीं थे। उनके मन में पछतावे की आग थी, लेकिन साथ ही सीख भी थी। उन्होंने मुफ्त मार्गदर्शन शिविर शुरू किया। अगर जीवन में रास्ता खो गया हो तो आकर समझ लो कि रास्ता ठगी नहीं, संघर्ष है। लोग पहले नहीं आए, धीरे धीरे कुछ बेरोजगार युवक आने लगे, फिर महिलाएं भी आईं। अब दोनों ठग नहीं, प्रेरक बन चुके थे। एक दिन किसान राम खिलाड़ी उनके शिविर में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मुझे दोबारा भरोसा करना सिखाओ। रतन फूट फूट कर रो पड़ा। माधव ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, ठगी से पैसा मिलता है पर सम्मान नहीं। सम्मान कमाना सबसे कठिन साधना है और हम अब वही साधना कर रहे हैं। निष्कर्ष नहीं, सच्चाई। ठगी की राह आसान थी, इसलिए उन्होंने उसे चुना, लेकिन जेल की दीवारों के पीछे उन्हें समझ आया कि सबसे कठिन काम है सच्चा इंसान बनना। जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, पर उसके लिए साहस चाहिए, और साहस मतलब अपने ही अतीत से लड़ाई। अब लोग उसे ठग नहीं कहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी गलती को अपना गुरु बना लिया, और यही से उनकी नई कहानी शुरू हुई, जहां ठगी खत्म हुई और इंसानियत ने जन्म लिया। समाप्त। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।